समृद्धि, स्वप्निल, यश। किस्मत, भारती, अर्चना, वंदना, ज्योति। ग्रुप का मैं देता हूँ लिंक आपको। टेलीग्राम ग्रुप तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, इस पे आप फिरोज शाह तुगलक। अभी तक हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को डिटेल में पढ़ लिया। फिरोज शाह तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, और इसकी मदर एक हिंदू है, उसका नाम था बीबी जैला। फिरोज शाह तुगलक की माँ। ये बीबी जैला पंजाब में एक जगह अबोहर में भट्टी के राजपूत रणमल की बेटी थी। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड है 1351 से 1388 ईस्वी। अच्छा, अभी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ पोर्शन रहता है क्या? एक मिनट रुको। ओके, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का अभी पूरा नहीं हुआ था विद्रोह ना। कुछ ही विद्रोह हुए थे, 22 विद्रोह कम नहीं हुए थे। ने कर लिया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दक्षिण भारत का विद्रोह रहता है। दक्षिण भारत में साउदर्न मोस्ट पार्ट में ये है माबर, या इसको मदुरा भी कह सकते हैं।
यहाँ का प्रशासक है सैयद एहसान। तो सुल्तान को पता चला कि माबर में विद्रोह हो गया है, तो सुल्तान चलता है माबर का विद्रोह दबाने के लिए। और इसी टाइम में सुल्तान प्लेग से संक्रमित हो गया, और इसी प्लेग के चक्कर में इसकी बहुत सारी सेनाएं भी नष्ट हो गई। मजबूरी में इसको लौटना पड़ा वापस देवगिरी। देवगिरी लौटते ही माबर स्वतंत्र हो गया। और यहाँ पे माबर या मदुरई में एहसान शाह के नाम से गद्दी पे बैठा, और एहसान शाह ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब ये सारे साउथ इंडियन राज्यों के लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, क्योंकि बाकी राज्यों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया, और यहीं से मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का विघटन होना शुरू होता है। ये घटना है 1336 की, 1335 की। 1336 ईस्वी तक सुल्तान प्लेग से पीड़ित ही रहा। सुल्तान को भी प्लेग हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब काम्पिल्य विजय किया था, तो वहां से दो भाइयों को बंदी बना करके लाया था काम्पिल्य से, हरिहर और बुक्का को। इनको बंदी बना के लाया था। अब स्थिति ये हो गई कि इनको भेजा दक्षिण भारत में विद्रोह को दबाने के लिए, हरिहर और बुक्का को। वहां पे इनकी मुलाकात हो गई सायण विद्यारण्य से, और इन्होंने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। पहले कन्वर्टेड मुस्लिम थे ये, बाद में विजयनगर साम्राज्य स्थापना करने के पहले ये हिंदू हो गए। इसी के साथ वारंगल, जहां प्रताप रुद्रदेव का शासन था, वारंगल में भी हिंदू राज्य की स्थापना हुई। हाँ, ये वो काम्पिल्य नहीं है, पांचाली वाला। काम्पिली जो इस समय तक, ये काम्पिल्य नहीं है, बेसिकली इसका नाम है काम्पिली। कन्हैया के एक संबंधी थे, हिंदू संबंधी, इसने विद्रोह करके यहाँ भी हिंदू राज्य की स्थापना कर दी। तो इस तरह से काम्पिली भी स्वतंत्र हो गया, और धीरे धीरे तो ये पॉपकॉर्निंग होने लगी पूरे साउथ इंडिया में। बीदर, ताजुल मुल्क नुसरत खान ने यहाँ पे विद्रोह किया, और बाद में कुतलुक ख्वाजा ने इस विद्रोह को दबा दिया। गुलबर्गा, गुलबर्गा पे अलाउद्दीन का सेनापति जफर खां का भतीजा शासन कर रहा था। कुतलक ख्वाजा ने इसको भी पराजित करके गुलबर्गा भी स्वतंत्र हो गया। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे दो भाई थे, दोनों का नाम था प्रोलाय, और एक का नाम था कपाय। इन दोनों भाइयों ने विद्रोह किया, प्रोलाय और कपाय। इन्होंने भी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। गुजरात में सादा अमीरों ने विद्रोह किया, गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में। यह एक ही जफर खान नहीं, दुनिया में लाखों जफर खान हैं।
1336 ईस्वी की सादा अमीर सादा उनको कहते थे जिनके अंडर में 100 गांव हुआ करते थे। तो बेसिकली ये मंगोल अधिकारी, निचले स्तर के मंगोल अधिकारी हुआ करते थे। इसमें भारतीय, तुर्क, अफगानी ये सब शामिल थे। तो सुल्तान ने दक्षिण भारत में इनके स्थान पे नए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। और सादा की शक्ति को तोड़ने के लिए तुगलकों ने अन्य वर्ग के अमीरों को भी नियुक्त किया। चाहता था कि सादा अमीरों के वर्चस्व को तोड़ा जाए। गुजरात में इसका विद्रोह हुआ। सुल्तान ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। दमन को दबाने के लिए प्रयास भी किए, लेकिन सादा अमीर नहीं माने। इन्होंने हसन गंगू को अपना नेता चुना। और हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की। और 1347 में इसने बहमनी राज्य की स्थापना की। तो ये विजयनगर और बहमनी ये दोनों लगभग एक दूसरे के पड़ोसी ही थे। इनके बीच में रायचूर का दोआब यहाँ बीच में आता था। सुल्तान का एक घनिष्ठ मित्र था, उसका नाम था आइनुल मुल्क माहरू। और ये अमीरों में सर्वाधिक महत्व का व्यक्ति था। सुल्तान ने इसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। और जब दोआब में अकाल पड़ा तो आइनुल मुल्क ने बेहतरीन व्यवस्था के कारण जनता में बहुत ही लोकप्रिय हो गया था। जबकि सुल्तान ने दोआब में डिक्री जारी की थी कि वहां जबरदस्ती लगान को वसूला जाए, तो ये जनता में बड़ा ही लोकप्रिय हो गया था। सुल्तान ने आदेश, तो सुल्तान इसे शंकित रहने लगा। तो आइनुल मुल्क को सुल्तान ने आदेश दिया कि अब तुम जाके दौलताबाद का कार्यभार संभालो, लेकिन इसने बगावत कर दी। इसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बगावत कर दी। सुल्तान ने इस पर अटैक किया, हार गया, लेकिन सुल्तान ने इसको माफ कर दिया क्योंकि इसको मारने से वहां पे बगावत हो जाती। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का अंतिम विद्रोह हुआ है गुजरात में, और उसका नाम था तगी। तगी बेसिकली एक मोची था। सुल्तान की कृपा से वो दरबार में अधीक्षक के पद पे पहुंच गया था। और सुल्तान जब देवगिरी के विद्रोह को दबाने के अभियान पे था, तभी इसी ने विद्रोह कर दिया था, तगी ने। सुल्तान एक बहुत बड़ी सेना लेकर के इसकी तरफ बढ़ा ही था कि रास्ते में इसकी मौत हो गई। मौत हुई तेज बुखार से 20 मार्च 1351 में। तो इसके बारे में बदायूं लिखता है कि राजा को अपनी जनता से और जनता को अपने राजा से मुक्ति मिली। बर्नी भी कुछ ऐसा ही लिखता है। तो ये बाकी के विद्रोह थे जो हमें डिस्कस करना था सुल्तान के बारे में। अब इसके कार्यों को देखा जाए तो ऐसा ही नहीं कि इसने सारे गलत ही कार्य किए। मंगोलों से दोस्ती करना इसका कार्य बड़ा ही सराहनीय था। इसीलिए इसके काल में सिर्फ एक मंगोल आक्रमण हुआ था। और इसके दरबार में बहुत सारे देशों के लोग आवागमन करते थे। खुरासान, इराक, सिस्तान, हेरात, मिस्र, ट्रांसाक्शियाना, तांजीर, इन देशों से लोग सुल्तान के दरबार में आते थे, जिसको सुल्तान ने संरक्षण किया था और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था। 1341 ईस्वी में चीन के मंगोल सम्राट तिगुन का एक शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश में कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए भारत आया था। और सुल्तान विदेशियों का इतना सम्मान करता था कि विदेशियों को कहता था अजीज। अजीज एक उपाधि थी जो सुल्तान ने विदेशियों को दिया था। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी इसका योगदान अतुलनीय है। बर्नी इसके दरबार में 17 सालों तक रहा। एक और फेमस कवि था बदरुद्दीन चाच।
इसने बद्र ए चाच की रचना की थी। अजीज का मतलब होता है प्यारा, डियरेस्ट, डियर। सॉरी, बदरुद्दीन का नाम था बद्र ए चाच, और इसकी रचनाओं में थे दीवान ए चाच, और दूसरी रचना थी शाहनामा। ये दोनों प्रसिद्ध हैं। शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। एक शाहनामा फिरदौसी की भी है। ये एक शाहनामा इसकी भी है, बद्र चाच की भी। 1346 ईस्वी में दिल्ली में इसने बनवाया एक मदरसा, और इसके पास एक लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। जब कांगड़ा विजय इसने किया तो उसमें जितनी भी किताबें मिली थी उसको इस लाइब्रेरी में उसको संग्रह किया था। इसने एक किले का भी निर्माण करवाया, आदिलाबाद, और एक शहर का भी निर्माण करवाया, जहांपना। देखो, मैं वो बता रहा हूँ जो आपके उपयोग का है, ठीक है। कहानी तो बड़ी लंबी है। उनको नेता चुना, फिर उनको चुना, फिर नहीं चुना, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। इतना डिटेल में जाने क्या जरूरत है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे है पेपर के अनुकूल व्यवहार करना। अगर मोहम्मद बिन बहमनी एम्पायर के बिल्कुल तह में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो आपके किसी काम की नहीं। नेता उनको चुना, लेकिन नेता फाइनली निकला तो हसन गंगू ना। तो उसी की बात करो जो काम आया। जो काम ही नहीं आया उसकी क्या बात करें। संगीत से इसको विशेष लगाव था, और इसके दरबार में 1200 गायकों का उल्लेख मिलता है, जो कि शिक्षा भी देते थे, गायक भी थे। ईरानी चित्रकार हैं शाहपुर। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक संगीत गोष्ठी का चित्रण किया। इसका चित्र बनाया। और सुल्तान ने एक वस्त्रशाला का भी निर्माण किया, वस्त्र निर्माणशाला। यहाँ रेशमी कपड़े बुने जाते थे और 400 जुलाहे काम करते थे। तो रेशम के वस्त्रों का उद्योग बनाने का काम सुल्तान का था। तो अब हो गई सुल्तान की मौत। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठते हैं। गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब के बेटे हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई हैं। इनकी एक माँ हिंदू बीबी जयला थी, जो अबोहार के भट्टी राजपूत तड़मल की बेटी थी। हिंदू माता से उत्पन्न एकमात्र ये सुल्तान नहीं है। हिंदू माता से उत्पन्न ये भी है नासरुद्दीन खुसरो, जिसको खुसरो शाह कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी।
जब इनके पिता मलिक रज्जब की डेथ हुई तो ये सिर्फ 7 साल के थे और इनका पालन पोषण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में फिरोज शाह तुगलक ट्रेनिंग ले रहे थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको अमीर ए हाजिब का पद दिया था। अमीर ए हाजिब का पद दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण भारत के अभियान में व्यस्त था तो उसी समय दिल्ली का प्रशासन थोड़ी देर के लिए फिरोज शाह तुगलक को संभालने का मौका मिला था और इनके सहयोगी भी थे जो बाद में वजीर बनते हैं आगे चल करके। 2 सहायक थे जिनके कह सकते हैं कबीर खां और ख्वाजा जहां। तो राज्यारोहण फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्यारोहण होता है और इसने बड़े ही शांतिपूर्वक गद्दी प्राप्त की थी। क्योंकि सुल्तान की थट्टा में मृत्यु हुई, सिंध में थट्टा है, और दिल्ली में राजगद्दी के 2 दावेदार थे जब सुल्तान की मृत्यु हुई। एक तो फिरोज शाह तुगलक ही था और दूसरा इनका भांजा था दावर मलिक। तो अमीरों ने फिरोज शाह तुगलक को बनाया सुल्तान। 22 मार्च 1351 में थट्टा में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के संतान नहीं थे, लेकिन थट्टा से फिरोज शाह तुगलक जब तक दिल्ली पहुंचता, पुत्र तो नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक का कोई, लेकिन ख्वाजा जहां ने किसी बालक को मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा बताते हुए गद्दी पर बिठा करके शासन चला रहा था। फिरोज शाह तुगलक के वहां पहुंचते ही अमीरों ने उसको मार के भगा दिया। तो अगस्त 1351 में एक बार थट्टा में तो राज्याभिषेक हुआ ही था, अगस्त में एक बार फिर राज्याभिषेक हुआ फिरोज शाह तुगलक का, और उसमें दिल्ली में 21 दिनों का उत्सव मनाया गया। किन सुल्तानों का जन्म हिंदू माता से हुआ है? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक और नासरुद्दीन महमूद।
अब प्रश्न उठता है कि गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन इसके सामने ये चुनौतियां थी। इसमें पहली चुनौती असंतुष्ट उलेमा वर्ग ये सबसे घातक थी, क्योंकि और असंतुष्ट अमीर, ये दोनों चुनौतियां सबसे घातक थी, क्योंकि इन्हीं वजह से दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन किया। जो ये 37 विद्रोह भड़के, इनके पीछे यही था। और इतने लंबे साम्राज्य को संभालने में आर्थिक अभाव स्वाभाविक था, और इसी का विद्रोह अभी भी हो रहे थे, इन विद्रोहों को भी संभालना था। तो इन चार चुनौतियों को टैकल करना था। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में इन कथनों में क्या सत्य है? फिरोज शाह के पिता रज्जत थे। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह की ताजपोशी थट्टा में हुई, और फिरोज की ताजपोशी 2 बार हुई। अब इन चैलेंजेस को कैसे मीट करता है? सबसे बड़े विद्रोह का कारण थी ऋण पंजिकाएं। तो इन ऋण पंजिकाओं को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। ये पूरा का पूरा रजिस्टर बनाया गया था दीवाने कोही में, जितने प्रकार के ऋण दिए गए थे उनके आधार पर। फिरोज शाह तुगलक ने इनको माफ कर दिया। तो ये तो पहला काम, पहला आर्थिक सुधार है। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक का काल है विजारत के उत्कर्ष का काल। इसके शासन की सफलता का श्रेय उसके योग्य वजीरों को ही जाता है, और सबसे योग्य वजीर इसका था मलिक एक मकबूल। मलिक मकबूल को कहा गया खान ए जहां। खान ए जहां बेसिकली एक तेलंगाना का ब्राह्मण था, जिसने इस्लाम धर्म अपना करके ये उपाधि धारण की। इसका निक नेम था कुकनू। कुकनू वो फूल को कहते हैं, तो इसकी तुलना फूल से की जाती थी। खान ए जहां इसकी उपाधि है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में जितना भी आर्थिक प्रगति हुआ, इस आर्थिक प्रगति का श्रेय इसको ही जाता है। और भी बहुत सारे वजीर इसके काल में हुए, जैसे नायब वजीर था इसके बाद, इसका नंबर आता है मलिक राजी। ये भी बहुत ही योग्य व्यक्ति है। सार्वजनिक विभाग में बड़ी प्रगति हुई, बहुत सारे शहर बसाए गए, बागीचे लगवाए गए। तो सार्वजनिक विभाग का वजीर था गाजी शाहमा।
फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी राज्य की स्थापना के प्रयास किए। वह उलेमा से संघर्ष नहीं करना चाहता था। दूसरा इसने काम किया, चूंकि दंड का सहारा लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो फिरोज शाह तुगलक ने उन सारे रक्तपातों को समाप्त कर दिया, उन सारे दंडों को समाप्त कर दिया जिनका संबंध रक्तपात से था। यानी दंड निषेध कर दिया इसने। और विशेष रूप से इसका ध्यान रखा गया कि जो भी कानून व्यवस्था, खासकर दंड की व्यवस्था चलाई जाए वो शरीयत के अनुसार। तो शरीयत में मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है, तो मृत्यु दंड को इसने समाप्त कर दिया। उन सारे टैक्सेस को समाप्त कर दिया जो शरीयत में उल्लिखित नहीं थी। बर्नी लिखता है कि फिरोज शाह तुगलक के शासन की स्थिरता का सबसे बड़ा कारण था मृत्युदंड पर निषेध, जिसे बर्नी नाम देता है सियासत का। सियासत। फिरोज शाह तुगलक ने जन कल्याण के कार्य किए। वह मोहम्मद बिन तुगलक के हस्त्र से सावधान था। नहीं, मृत्युदंड ऑब्वियसली शरीयत का कानून हिंदुओं पर कैसे लागू होगा? शरीयत के कानून की बात हो रही है तो शरीयत तो मुसलमानों के ऊपर है, हिंदुओं के ऊपर थोड़ी ना है। बड़े टाइम से आगे जी। त्र्यंबकम यजामहे। दूसरा इनका चरण है राजस्व सुधार। लगान किससे किस मात्रा में लिया जाए, इसको इन्होंने सुधारा। इसामी लिखता है कि जो फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल है उसमें आर्थिक तौर पे जनता बहुत ही समृद्ध थी। घर फर्नीचरों से भरे हुए थे, लोग आभूषण पहनते थे और राज्य को दिवालियेपन का सामना नहीं करना पड़ा। द्वाब से लगभग 80 लाख टंका की आय होती थी।
आय अचानक से बढ़ गई और दिल्ली का राजस्व, इसामी लिखता है कि दिल्ली का राजस्व 6 करोड़ 50 लाख टन का पहुंच गया। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सबसे ज्यादा बकाया था तकावी ऋण से। तकावी ऋण जानते हो ना? फिरोज शाह तुगलक ने इस तकावी ऋण को माफ कर दिया। किसानों को बीज बैल वगैरह खरीदने के लिए या किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए सरकार ऋण देती है, गरीबों को खासकर ऋण देती है, इसे कहते हैं तकावी ऋण। इसके साथ ही इसने 24 प्रकार के कर माफ कर दिए और इस्लामी कानून के द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाया: जजिया, जकात, खराज, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था स्पेशल क्लास में, और खुम्स। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसने जजिया ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। अभी तक किसी ने ब्राह्मण पर जजिया नहीं लगाया था। जकात तो खैर मुसलमानों पर ही लगता था, उसके 2.5% उसकी संपत्ति पर लगने वाला कर था। जजिया से ब्राह्मण, स्त्री, पागल, अपाहिज मुक्त होते थे। खराज उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। इसके पहले किसी ने लगाया नहीं था। लेकिन सिर्फ इसी का पहला शासक नहीं था, इसने सिंचाई कर लेना शुरू किया। ये सिंचाई कर भी पहले किसी ने नहीं लिया था और उसे कहते थे हद ए शर्म। खेती की उपज का 10% इसने सिंचाई कर लेना शुरू किया। चलो 10% हवे शर्म तो लिया, लेकिन अवबाद को समाप्त कर दिया। अवबाद छोटे 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 बहुत सारे टैक्सेस का कलेक्शन था। घरी कर, चरी कर, हाउस टैक्स, बहुत सारे छोटे छोटे कर, जानवरों पर लगने वाला कर। और इसके समय लगान की मात्रा, पैदावार पहले 1/5 से लेकर के 1/3 तक रखी गई पैदावार की। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने राज्य में कितनी इनकम हो रही है इसका ब्यौरा तैयार करवाया। और ब्यौरा तैयार करने वाला व्यक्ति है ख्वाजा हिसामुद्दीन। ख्वाजा हिसामुद्दीन 6 साल कड़ी मेहनत करके खालसा का लगान 6 करोड़ 85 लाख टन का निश्चित करता है। चरवाहो, चरी तो था ना, चरवाहो का ही कर था। तो ये कुछ कुछ नए नए सुधार हैं फिरोज शाह तुगलक के। बरनी की तारीख फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है।
बन्नी फिरोज शाह तुगलक को आदर्श सुल्तान मानता है। जागीरदारी प्रथा भी मैंने स्पेशल क्लास में आपसे बात की थी कि इक्ता को किस सुल्तान ने वेतन के रूप में देना बंद कर दिया था सैनिकों को? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने इक्ता को जागीर घोषित कर दिया और जागीरदारी प्रथा को फिर से स्टार्ट कर दिया वेतन के रूप में। पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी शुरू किया था, दाग और चेहरा, सैनिकों को योग्यता की जांच से गुजरना होता था, ट्रेनिंग लेनी होती थी। तो इसने सैनिकों की योग्यता की जांच को समाप्त कर दिया। एक नया सिस्टम भी शुरू किया गया जिसे कहते हैं इतलाकनामा। इस प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया। इतलाकनामा एक प्रकार की थी हुंडी। हुंडी यानी एक सर्टिफिकेट। ये हुंडी सैनिक इनकम टैक्स ऑफिसर को दिखाते थे या रेवेन्यू ऑफिसर, और वहां से इसी के अगेंस्ट इनको सैलरी मिलती थी जितनी सैलरी इसमें लिखी होती थी। बाद में एक परंपरा क्या चलने लगी कि मान लो सैनिक सेना की ड्यूटी पर नहीं जाना चाहता तो अपनी हुंडी किसी को बेच देता था, दलालों को। इस तरह से जागीरदारी प्रथा से एक प्रकार का भ्रष्टाचार फैलने लगा और घूसखोरी स्टैब्लिश हो गई। कोई भी इतलाकनामा कुछ पैसे देकर के ले लेता था। और शमसे सिराज अफीक तो यहां तक लिखता है कि सुल्तान ने घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया कि वह रिश्वत देकर के दीवाने अर्ज से एक इतलाकनामा खरीद ले। इसीलिए मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक भ्रष्ट शासन माना जाता है इसका काल। और यही जागीर प्रथा तुगलक डायनेस्टी मतलब फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के डिक्लाइन का कारण बनती। इतलाकनामा क्या है समझ में आ गया? ये कुछ कुछ स्पेशल चीजें हैं जो फिरोज शाह तुगलक के काल में हुई, मैं बता रहा हूँ। ऊपर जो लिंक है उस पर सब क्लिक करके जो बाद में भी आए हो उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है? करो और उनकी व्याख्या को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूक से उत्तर दीजिए। तकावी हवे शर्व अबाब चकात।
अगला इनका योगदान था, एक परंपरा होती है जिसे कहते हैं खुतबा। खुतबा एक मुस्लिमों में परंपरा है कि शुक्रवार को इनकी नमाज कंपलसरी होती है। तो शुक्रवार को नमाज पढ़ने के ठीक पहले एक घोषणा पत्र पढ़ा जाता है जिसमें सभी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। तो दिल्ली के सभी मान्य सुल्तानों के नाम इसने अपने खुतबे में शामिल किए। कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि दिल्ली का मान्य सुल्तान नहीं था इसलिए उसको छोड़ दिया, क्योंकि अपने जीवन में ये कभी मुक्त नहीं हो पाया था गुलामी से। इसको मौका ही नहीं मिला कि सर्टिफिकेट प्राप्त करे खलीफा से। तो ये परंपरा इसने शुरू करवाई दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तानों के नाम खुतबे में डालने की। ये प्रथा में परिवर्तन था एक। तो शिहाबुद्दीन शाम गोरी इल्तुतमिश नासरुद्दीन महमूद गयासुद्दीन तुगलक जलालुद्दीन फिरोज अलाउद्दीन खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक गयासुद्दीन तुगलक शाह मोहम्मद बिन तुगलक नासरुद्दीन महमूद बिन फिरोज शाह अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इनको शामिल किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे में ऐबक का नाम शामिल नहीं किया। ऐबक अपने जीवन काल में दासत्व से मुक्त ना हो सका था। इसके बाद आता है लोक कल्याण के कार्य। फिरोज शाह तुगलक ने हर उन परिस्थितियों को अवॉइड किया जो सल्तनत को किसी भी प्रकार के संघर्ष में ले जाती थी, और हर उन कार्यों को इसने ऐड किया जो सल्तनत के आमदनी को बढ़ाती थी। तो ये सुल्तान की बुद्धि से कम सोचता था, एक व्यापारी की बुद्धि से अधिक सोचता था। कहीं न कहीं इसकी ये पॉलिसी इसलिए भी सही थी क्योंकि संघर्ष का रास्ता डिक्लाइन की तरफ ही ले गया था इसके पहले जो भी संघर्ष था। तो ये लोक कल्याण में अपनी पूरी एनर्जी लगाया। कहता था कि दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। अभी लोक कल्याण मतलब मकान बनाना, शहर बनाना, घर बनाना, सड़क बनाना, नदी खुदवाना, बागीचे लगवाना, सब्जियां उगाना, बाजारों में बेचना, फलों को तोड़ना, व्यापारिक कार्य करना, कारखाने लगाना, उसमें प्रोडक्शन करना, वस्त्र विभाग, नाना प्रकार के। अब ये करेगा कौन? इसके लिए लोगों की फौज चाहिए, ट्रेंड लोगों की फौज चाहिए। तो गुलामों को लाखों की संख्या में 1,80,000 गुलाम भर्ती किए। उनके भर्ती के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया, और उस डिपार्टमेंट को कहते थे दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता था ट्रेनिंग लेकर के गुलाम भाग जाते थे विदेश, अगर अच्छी नौकरी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती थी तो इसने गुलामों के निर्यात पे रोक लगा दी, कोई जाएगा नहीं। और दीवाने बंदगान का हेड जो था उसे कहा जाता था चाउश गोरी। चाउश गोरी। दीवाने बंदगान, इनमें गुलामों को भर्ती करने वाला अधिकारी था अर्ज ए बंदगान।
और इसके लिए 1,80,000 चाउस गोरी के पोस्ट का नाम। चाउस गोरी के अंडर में होते थे इनके हेल्पर नायब चाउस गोरी। गुलामों को इसने कला और व्यवसाय की शिक्षा दी, निर्यात पे तो प्रतिबंध लगाया ही था। अब गुलामों को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता था, क्योंकि इसको ट्रेंड लोगों की जरूरत थी। तो उसने दिल्ली में रोजगार दफ्तर खुलवाए कि जो बेकार घूम रहा हो, व्हाट्सएप चला रहा हो, फेसबुक चला रहा हो, इंस्टाग्राम चला रहा हो, टिकटॉक की वीडियो बना रहा हो, वो रोजगार दफ्तर में आए और जिस टाइप का काम सीखना चाहते हैं पंजीकृत करवाएं और इसमें भर्ती हो जाए। तो ये भी इसका एक रोजगार दफ्तर, जो आज की गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई है, वो ये करता था। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि रोजगार दफ्तर में सभी लोग रोजगार करने लगे, तो मतलब एक नौकरी का कॉन्सेप्ट उन दिनों नहीं था। तो अपनी फैमिली का भरण पोषण, बहुत सारे विधवाएं, अनाथ, गरीब बेसहारा हो गए, क्योंकि ये उनको टिकटॉक से बना करके व्यूज पे जितने पैसे आते थे दे दिया करते थे। तो उनके लिए फिर इसको एक अलग बनाना पड़ा, दीवाने खैरात। इंक्लूडिंग देम, अनाथ, विधवा, गरीब, इन सबको दीवाने खैरात के माध्यम से सहायता पहुंचाएगी। मुसलमानों की शादी करने के लिए इसने मैरिज डिपार्टमेंट भी खोला। मुसलमानों की शादी कराई जाती। और कुछ ऐसे निर्धन और वृद्ध थे, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए दीवाने इस्तिहाक, विभाग की स्थापना हुई। पेंशन, जो गरीब है, वृद्ध है, उसको पेंशन दिया जाता था। गरीबों को फ्री दवा दिया जाता था, मेडिसिन। उसके लिए दार उल सफा, खैराती दवाखाना जिसे कहते हैं, वो खोला गया। तो ये सब काम किसी ने नहीं किया था इसके पहले। हालांकि इन सबों का लक्ष्य सिर्फ, ये सब दिल्ली में खोला गया, पूरे देश में नहीं खोल दिया गया, सिर्फ दिल्ली में खोला गया। लेकिन था तो नया, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक टकराव को तूल न दी। वह सल्तनत की ऊर्जा को जन कल्याण में उपयोग करना चाहता था। कल हमने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा था, आज उसका हम PYQ करेंगे 9 बजे वाली क्लास में। अब अगली उपलब्धि फिरोज शाह तुगलक की थी, जो भी यूनिक थी, वो थी सांस्कृतिक उपलब्धि। कला का सबसे अधिक विकास इसी के टाइम पीरियड में हुआ, क्योंकि एक ये महान निर्माता के रूप में ये इमर्ज होता है। और लोक निर्माण विभाग के बारे में बताया है। इसके काल में एक मुख्य वास्तुकार था जिसने शहरों को डिजाइन किया, मलिक गाजी शाहना। तो अफीक लिखता है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की।
300 शहर बना दिए। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर जहां मैं भी रहता हूँ, जौनपुर, फिरोजाबाद, इनमें से कुछ प्रमुख जो अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला को फिरोजपुर भी कहा जाता है, और वही उसका अंतिम शहर था जिसको बसाया, इसलिए उसको कहते हैं आखिरिनपुर। आखिरिनपुर यानी अंतिम शहर। बंगाल में एक बार लड़ाई करने, 2 बार लड़ाई करने पहुंचा था, दोनों बार भाग आया था बिना लड़े ही। लड़ाई झगड़ा इसके पास की बात नहीं थी। तो बंगाल में 2 शहर थे, एक था इकदला, इकदला का नाम इसने रखा आजादपुर, और दूसरा था पांडुआ। पांडुआ का नाम रखा फिरोजाबाद। बस नाम बदल के चला आया, लड़वड़ नहीं पाया। दिल्ली में एक बहुत बड़ा मदरसा भी बनवाया था, हायर एजुकेशन मदरसा है फिरोज शाही। 1352 ईस्वी में, और उसमें के महान एजुकेशनिस्ट थे मौलाना जलालुद्दीन रूमी। इसको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। नहीं, मदरसा हायर एजुकेशन है, मकतब है स्कूल, मदरसा है कॉलेज। कुछ सूफियों के खानकाह का भी इन्होंने निर्माण करवाया। हाँ, और मौलाना सैयद नजमुद्दीन समरकंदी को खानकाह निर्माण करने का जिम्मेदारी सौंपा। बहुत सारे अरे यार, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखा है। अब समझ में आ गया, ये लिखा है खानकाह। बहुत सारा उसने इमारतों का, दिल्ली में अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, कला मस्जिद, हाहाकार मचा दिया। उर्दू सीखने की जो जरूरत है उसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। मेरी पहली महिला मित्र को उर्दू ही आती थी, तो मैं उनको जब प्रेम पत्र लिखता था हिंदी में, तो वो जवाब देती थी उर्दू में। तो मुझे सीखना पड़ा। बंगला नहीं आता है, उधर की कोई मिली नहीं मुझे, नहीं तो वो भी आ गया होता। जो जो मिली वो भाषा मुझे आ गई। अंतिम में मुझे दुकान की शटर ही गिरानी पड़ी, क्योंकि एक मैडम मिल गई थी, संस्कृत बोलती थी।
मैंने कहा बहुत हो गया, त्वं कुत्र गमिष्यामि घृतम कृत्वा घृतम पिबेत, ये सब करने लगूंगा तो मुझे पागलखाने भेज देंगे। फिर मैंने कहा नो वैकेंसी प्लीज। और नासरुद्दीन चिराग दिल्ली की दरगाह थी, जो तुगलक से बैर रखता था। लाहौल वाला कुबत। फिरोज शाह तुगलक ने इनमें से किन भवनों की मरम्मत करवाई? अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही पूछ लिया, पहले इसके बारे में बता तो दूं। तो खैर ये तो बता ही सकते हो। फिरोज शाह तुगलक के पदाधिकारियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोट से उत्तर दें। दारुल सफा दीवाने खैरात दीवाने बंदगान दीवाने इस्तिहाक। कभी कभी मैडम कहती थी बजा फरमाया, तो मैं डर जाता था कि बाजा बजाया क्या कह रही है। बजा फरमाया, मुझे बाद में पता चला कि बजा फरमाया मतलब इट्स ओके। खैरियत तो है। मैं मुझे इतना खैरियत ऐसे बोलती है जैसे लगता है कि कोई वायरस है। आंसर ही नहीं है। लाहौल वलाकुबत। यानी जरूरत तो है। कोई बात नहीं। तो फरिश्ता पहले तो फिरोज शाह तुगलक के निर्माणों की सूची देता है। इतने निर्माण करवाए, हम एक अपना घर नहीं बनवा पा रहे। 40 मस्जिद, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 शहर, 100 अस्पताल, 5 मकबरा, 100 पब्लिक हाउसेज, 10 पिलर, 150 पुल, अनेक बगीचे। अरे भाई, इसमें एक एक है नहीं ना, मिसिंग है। दीवाना इस्तेहाक होगा पेंशन विभाग। डी का एक कहीं नहीं है ना। वैसे ही बताया जा सकता है, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग, तीन ही है ही। और दारुल सफा है खराती दवाखाना। खैराती दवाखाना यानी सहायतार्थ दवाखाना। तो इन्होंने क्या बनाया? ये सारा कुछ। 200 शहर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक गृह, 10 स्तंभ, 150 पुल, तारीख पे तारीख, अनेक बाग। और पुराने भवनों की मरम्मत भी कराई। फुतुहात फिरोज शाही में उसके भवनों का उल्लेख किया जिसकी उसने मरम्मत कराई। कुतुब मीनार, पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद, शमसी तालाब, अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश का मदरसा, जहांपनाह की भी मरम्मत कराई। इसके अलावा इसने नहरों का निर्माण कराया। अब टाइम आपका अप हो गया है, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के कौशल विकास बढ़ाए। वह सल्तनत की आय को लेकर के सावधान था।